हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरिराम की कहानियों पर। दोस्तों, आज का कहानी है चुड़ैल का प्यार। दोस्तों, एक गांव था दीवानपुर में त्रिभुवन नाम के एक काका रहते थे। उनके पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गाँव से उस गाँव, कभी नदी किनारे, कभी ताल, तो कभी जंगल में ले जाते थे चराने के लिए। तो वो सुबह निकल जाते थे। दिन भर वो घर से बाहर रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वो कभी सत्तू, तो कभी कुरमुरा, तो कभी रोटी, और उनके साथ दूध, दही, लस्सी या मट्ठा भी ले जाते थे। और किसी पेड़ की छाया में बैठकर उन्हें खा पीकर मस्त रहते थे। प्यास लगने पर वो किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या किसी कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे। वैसे ठंडी के दिनों में वो पानी भी ले जाते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते थे। सुबह होते ही वो पुराने गाने गुनगुनाते हुए अपनी गायों को लेकर गांव से बाहर निकल जाते थे, और यही उनकी दिनचर्या थी। वो इससे ही खुश थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बहुत बीमार हो गए, और ऐसी बीमारी हुई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन आराम नहीं हुआ। और उधर गायों का बुरा हाल था। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। अब वो रंबा रंबा कर आसमान को सिर पर उठा ली। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गायों उस खाने को तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हो। उस पर दिन भर खूंटे से इधर उधर घूम घूम कर गोबर में पूरी तरह जमीन को कीचड़ कर देती थी। और कुछ तो इतनी सियानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के बेटे को बुला लिया। गायों की चराई के लिए गांव गांव घुमा घुमा कर उनका साले का बेटा कि भाई उन्हें चरा लेगा, इसलिए उन्होंने बुला लिया। उनका नाम राकेश था। राकेश 26 साल की उम्र में भी बहुत होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानता था। दूध दही खाकर गभरू जवान बना हुआ था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि ये 26 साल का है। उसने त्रिभुवन काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ अपनी किताबें ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े ही खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी, और उसे इस इलाके की जानकारी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया, और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे भी पता नहीं चला। दोपहर का समय हुआ। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म होने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश के लिए घूमने लगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। उसकी कुएं को देखकर जान में जान आ गई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण कुएं का पानी बहुत नीचे जा चुका था। उसने एक छोटी बाल्टी, जो उसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी रस्सी से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफ़ी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वह थक गया और पसीने में पूरी तरह भीग गया। वह हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका। इस जंगल में दोपहर के समय कौन आ सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश ने उसे एक टक देखकर रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश से पूछा, आपको प्यास लगी है क्या? मैं आपको पानी पिला दूं? तो राकेश तो शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। उसकी कातिलाना अदाएं देखकर उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किशोरी ने अपनी अंजुलियों से पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपनी अंजुली का जल राकेश की अंजुली में उड़ेलना शुरू किया।
और राकेश ने अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसकी अंजलि से आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह किशोरी के चेहरे की खूबसूरती और उसके बदन का जो बनावट थी उसे एक टक देखा जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था, ना राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त होके मानेगी। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो यह असहज होते हुए वह बोली, और पिलाऊं कि बस। राकेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ नाम में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई नागिन की तरह जंगलों में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे, प्रेम के फुहारे चलने लगे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज राकेश बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थी। वह रह रह कर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय यह वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा और प्यार के तराने छोड़ता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया। वह जोर जोर से चीखा। तब तक त्रिभुवन काका और उसकी पत्नी आ जाती है। तब तक वह बेहोश हो चुका। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के और कई जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी तो 2 ही लाइनें उन्होंने पढ़ी थी। तभी राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वो तेजी से निकले और पास ही राम खेलवान ओझा के पास पहुंचे। सारा माजरा उनको सुनाया। इस पर ओझा ने कहा, जंगल में कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। राम खेलवान ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी नहीं है, हम अकेले इसे नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ ले आओ। वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा नहीं डरेगा। यह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना होगा। जैसे ही सब लोग त्रिभुवन काका के घर के पास पहुंचे, एक तेज हंसी के साथ राकेश छत की 4 दीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। साथ ही घंट शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाजें अगल बगल के गांव वालों को भी बहुत अचंभित कर रही थी और गुटों में दूसरे गांव से भी लोग उस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपना कार्य शुरू किया। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराने लगी। कभी वह उल्टे पांव चलती, तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ में किसी एक खास आदमी की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 4 घंटे का तक यह कार्यक्रम चला। सुबह के 6 बजने वाले थे। तभी ओझा की नजर एक पर गिरे गुलाब पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने यह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश करी, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने वो फूल आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर एकदम शांत हो गया और कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी उस चुड़ैल उसके पास लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटों को मेरी अंगुली में चुबा दिया और जैसे ही खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना तो छोड़ देखना भी बंद कर दिया। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। दोस्तों, ये बात सच है। चुड़ैल किसी से प्रेम कर लेती है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।